जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग कक्षा 10 के ही विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि यदि बाल्टी में कोई सिक्का पड़ जाए तो उठा हुआ दिखता है, या कोई छड़ी जल में रहे तो टेढ़ी दिखाई देती है। ये सब घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन की है। तो क्या है परिभाषा, हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश किरण जब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई माध्यम का पृष्ठ है, ऊपर दूसरा माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है। कोई माध्यम का पृष्ठ है, इसमें प्रकाश किरण आपतित हुई और जैसे ही दूसरे माध्यम में गई, इसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जिस पॉइंट पे आई है, यदि हम इस तल के ठीक लंबवत एक अभिलंब खींच दें तो इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। आइए समझते हैं। यहाँ पे जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो किरण दूसरे माध्यम में तिरछा हो गई है या अपने मार्ग से विचलित हो गई है, इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बच्चों? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसे हम लोग आई से ही लिखेंगे। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। इसे हम लोग आर से लिखेंगे। ध्यान देना, जितना एक किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है इसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण। बाद में हम इसे समझेंगे अगले चैप्टर में। यह है आपका विचलन कोण। जितना अपने मार्ग से भटकेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी, वही होगा इसका विचलन कोण। इसे डेल्टा से लिखते हैं, अगले चैप्टर में मिलेगा। तो आपने समझ गए कि आपतित किरण होगी जो आएगी, जिस पॉइंट पे आएगी इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और अपने मार्ग से जो विचलित हो जाएगी उसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। यहाँ पे आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण। जितना अपने मार्ग से विचलित होगी हो जाएगा उसका विचलन कोण। यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से दूर भी जा सकती है और अभिलंब के पास भी आ सकती है। उन दोनों कंडीशन को हम लोग समझ सकते हैं। इस चित्र में तो अभिलंब से दूर हटी है। दूसरा फिगर ड्रा कर लेते हैं जिसमें वो अभिलंब के पास आ रही हो। फिगर हम लोग ड्रा कर लेंगे। ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपका अभिलंब। इस बार प्रकाश किरण जो सीधे जाना चाहिए था वो नीचे की ओर झुक गई है। यहाँ पे इसे भी आपतित किरण कहेंगे और
जो किरण विचलित हुई है ये अपवर्तित किरण रहेगी। यहाँ पे आई होगा और ये आर होगा। समझना ये है कि कब ये अभिलंब से दूर हटेगी और कब अभिलंब के पास आएगी। तो जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब के पास आएगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के दूर जाएगी। हम लिख दे रहे हैं, जब यहाँ लिख दे रहे हैं, जब सघन से विरल में जाएगी तब ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। और जब विरल से सघन में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ एक सवाल ये भी उठेगा कि कौन सघन होता है और कौन विरल होता है। तो समझ लेते हैं, जब ऐसा माध्यम जहाँ जिसमें कण जो हैं या अणु जो हैं वो पास पास हैं तो सघन होगा, और दूर दूर हैं तो विरल होगा। हम लोग कुछ लिख के समझ लेते हैं। जैसे ठोस द्रव गैस की बात करें, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, तो आपको पता है गैस के अणु सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये ज़्यादा विरल होगा। इससे कम विरल द्रव होगा, और सबसे ज़्यादा कौन होगा? ठोस होगा। तो ज़्यादा सघन की बात करेंगे तो ठोस होगा, विरल की बात करेंगे तो गैस होगा। ठोस और द्रव में बात करेंगे तो द्रव विरल हो जाएगा और ठोस सघन हो जाएगा। द्रव और गैस में गैस सघन विरल होगा और द्रव सघन हो जाएगा, क्योंकि इसके कण दूर दूर, इसके थोड़ा नज़दीक और इसके बहुत नज़दीक में होते हैं। गैसों में भी यदि दो माध्यम आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कणों की संख्या अधिक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, ये आपका चुन्नू और ये है मुन्नू। इसके सर पे मान लीजिए बहुत बाल हैं और ये थोड़ा गंजा है, इसके बाल झड़ गए हैं, कम है। तब ये इसका जो बाल है वो सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विरल। सघन का अर्थ है संख्या अधिक होगी, विरल का अर्थ है संख्या कम होगी। तब यहाँ पे देखिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है। जब अभिलंब की ओर झुक रही है तो निश्चित रूप से नीचे कौन सा माध्यम होगा? कौन सा माध्यम होगा? सघन। और ऊपर कौन होगा? विरल। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब ये सघन से विरल में जाएगी तो निश्चित रूप से अभिलंब से दूर हटेगी। सघन विरल समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखनी हो तो हम बोल दे रहे हैं, सघन वह माध्यम है जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होती है, और विरल वह माध्यम है जिसमें कणों की संख्या कम होती है। कोई एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन भी हो सकता है और दूसरे किसी और के लिए वो विरल भी हो सकता है। जैसे आप समझ लीजिए, अब तीन चीज़ ले लीजिए। हमने ले लिया वायु, जल और कांच। जब आप वायु और जल की बात करोगे तो जल सघन होगा, वायु विरल होगा। लेकिन जब जल और कांच की बात करोगे तो कांच सघन होगा और जल विरल होगा। तो कौन सघन है कौन विरल है इसका पता लगाने के लिए दो माध्यमों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब जानते हैं अपवर्तन के नियम। हेडिंग लिखिएगा अपवर्तन के नियम। ये चीज़ें समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए। अपवर्तन के नियम। परावर्तन की तरह ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। दोनों नियमों को हम लोग जान लेते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन को दूसरा नियम है एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा दो माध्यमों के लिए। फिर से, एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, एक नियतांक होता है। ये लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है, इसका ये पहला नियम रहा और ये दूसरा नियम हम लिख दे रहे हैं। दूसरा नियम ये कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है या नियत होता है। अर्थात साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक, जहां आई क्या है आपतन कोण और आर है अपवर्तन कोण। जहां आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। इस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम आपसे पूछे तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। हम नीचे लिख दे रहे हैं इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार अपवर्तन के दो नियम समाप्त हो गए। फिगर आप लोग जरूर ड्रा कर लेना। ये आपतित किरण है, इसको जाने चाहिए सीधे, भटक गई अपने रास्ते से। ये है आपतित, ये है अपवर्तित, और ये है आपका अभिलंब। ये है आई और ये है आपका आर। तो प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक। आइए अब समझ लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। हेडिंग लिखेंगे आप लोग अपवर्तनांक। अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है अपवर्तनांक? जैसे अभी हमने बताया कि वायु और जल में तीन माध्यम लिया था, वायु जल कांच, वायु जल और कांच। तो वायु और जल को लिया तो वायु हो गया आपका विरल और जल हो गया सघन। क्या हो गया भाई? सघन। जब जल और कांच को लिया तो जल हो गया आपका विरल और कांच हो गया सघन।
लेकिन आप इतना तो बता लोगे कौन सघन है कौन विरल है, लेकिन ये सघन है तो कितना सघन है अथवा ये विरल है तो कितना विरल है, ये कैसे बताओगे? तो इसको जो बताता है उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। तो परिभाषा क्या बनेगी? अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना सघन अथवा विरल है। आइए लिख लेते हैं इसे। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है या बताता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना सघन है अथवा विरल, कितना सघन है अथवा विरल। अपवर्तनांक बता देगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है तो कितना सघन है और विरल है तो कितना विरल है। कैसे बताता है? ये प्रकाश की चालों के अनुपात के रूप में बताता है। तो दूसरी परिभाषा इसकी लिख लेंगे। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। किसे? अपवर्तनांक को। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, लिख लेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब अपवर्तनांक n बराबर इसे n को हम लोग जब 1 से 2 में जा रही तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 1n2। इसे अभी समझाएंगे। होगा ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, या इसी को हम लोग लिख लेंगे V1/V2। इसे आप लोग नोट करेंगे। फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे। अपवर्तनांक n बराबर, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, या V1/V2। 1 से 2 में जाएगी तो पहले 1 फिर नीचे 2, 2 से 1 में जाएगी तो ऊपर 2 और नीचे 1। नोट कीजिए यहाँ तक। अच्छा, ये जो भौतिक राशि अपवर्तनांक है इसका मात्रक क्या होगा? आप देख रहे हो ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, कट जाएगा तो मात्रक इसका कुछ नहीं होगा। आपसे यदि कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता तो आप बताओगे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा और इसमें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कहीं कहीं लिख देता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि आपको लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो हम लिख दे रहे हैं। कैसे लिखना है?
पहले लिखेंगे अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष रहेगा वो रहेगा पहले, जिसके सापेक्ष आपको लिखना है वो रहेगा पहले, और जिसका अपवर्तनांक रहेगा वो रहेगा बाद में, जिसका अपवर्तनांक वो रहेगा बाद में, जिसके सापेक्ष पहले और जिसका अपवर्तनांक हो बाद में, और अपवर्तनांक n बीच में रहेगा। जैसे आपको लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु रहेगा पहले, फिर n और फिर कांच। आपको लिखना है जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो जल रहेगा आपका पहले और फिर n, फिर कांच रहेगा या हीरा रहेगा बाद में। आपसे वायु के सापेक्ष हीरा का पूछ सकता है, तो वायु रहेगा पहले और फिर हीरा रहेगा बाद में। जिसके सापेक्ष कहेगा वो पहले, जिसका अपवर्तनांक कहेगा वो बाद में। यदि किसी के सापेक्ष नहीं बता रहा तो हम लोग उसे वायु के सापेक्ष समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपवर्तनांकों में संबंध जान लेते हैं।